चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम सक्षम पांडे, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेविटेशन, क्लास 9th, and this is our lecture number 13. चलिए, ग्रेविटेशन हम लोग इतना तो समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन हर दो बॉडी में एग्जिस्ट करता है और इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस, द मासेस ऑफ बॉडी. ठीक है, किसी बॉडी के अंदर मास है तो वो किसी और दूसरी बॉडी जिसके अंदर मास है उसको अट्रैक्ट करेगी. ग्रेविटेशन का ये मतलब है. ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये डिफरेंस है कि जब वो दूसरी बॉडी अर्थ हो, किसी भी बॉडी के साथ दूसरी बॉडी अगर अर्थ हुई तो वो ग्रेविटी बोल देंगे. ठीक है, दिस इज़ अ फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो इट विल बी मेजर्ड इन न्यूटन. ग्रेविटी इज ऑल्सो अ फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशन इज अ बिगर टर्म, ग्रेविटी इज अ स्मॉलर टर्म. अगर मून और मार्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या वो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कि ग्रेविटी है? अगर मून और मार्स के बीच में अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है कि ग्रेविटी है? क्यों ग्रेविटी क्यों है? अरे ग्रेविटेशन क्यों है? हाँ ठीक है, अर्थ का इसमें बात नहीं हुई, इस वजह से ग्रेविटेशन है. नहीं, फर्स्ट मतलब इसमें ये नहीं कि सेकंड बॉडी, दोनों बॉडीज में से कोई भी अगर अर्थ हुई. अब हम पहले अर्थ बोल दें फिर, अच्छा हमें लगा. ठीक है, अगर ये सब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा. अच्छा ये मजाक के लिए पूछ रहे हैं. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस इज अ फोर्स और वी डिनोटेड एज एफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज. बिकॉज दो बॉडीज है ना, दोनों का अलग अलग मास होगा या फिर सेम भी मास हो सकता है, तो फिर हम लोग m1² कर देंगे. ठीक है, एफ इज ग्रेविटेशन नॉट ग्रेविटी. एफ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. नहीं यार, ये प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रही कि ग्रेविटेशन कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी. ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एफ ही बोल रहे हैं. ठीक है, इसको एफ इस वजह से बोल रहे हैं. क्योंकि दो बॉडीज के बारे में बात हो रही ना बाबा, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन. हाँ, दो बॉडीज एक नहीं यार, ऐसा नहीं है सबके बीच में ग्रेविटेशन है, लेकिन एक बार में तो आप दो बॉडीज को कंपेयर करोगे ना. जैसे कि अगर ये 4 बॉडीज है. ठीक है, तो ग्रेविटेशन अगर आपको बतानी है इसके और इसके बीच में, तो आप इसका मास और इसका मास लोगे. इसके और इसके बीच में तो इसका मास, इसके तो इसका मास. ठीक है, एक साथ चारों पे हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे. एक साथ चारों पे तो ग्रेविटी लग रही है इस टाइम. ठीक है, लेकिन तब भी हम लोग क्या करेंगे, एट अ टाइम एक ही की बात करेंगे कि ग्रेविटी है और छोटी बेंच है, ग्रेविटी है और बड़ी बेंच है, ग्रेविटी है और बड़ी बेंच है, ग्रेविटी और छोटी बेंच है. ठीक है, एक बार में दो ही बॉडीज हम लोग लेंगे. जैसे कि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था, उसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व थी ना, कि दो बॉडीज, एक एक्शन फोर्स करेगी, दूसरी रिएक्शन फोर्स उसको देगी. ठीक है, तो वैसे ही अब हो तो काफ़ी चीज़ रहा है. अब अगर आप बॉल फेंक रहे हो तो यहाँ पे तो काफ़ी बॉडीज इन्वॉल्व है. अगर मैंने सिर्फ बॉल फेंकी तो पहली बॉडी आपका हाथ, दूसरी बॉडी बॉल, तीसरी बॉडी दीवार, 3 हो गई. लेकिन एक बार में तो आप 2 ही लोगे ना, या तो आप मेरा हाथ और बॉल ले लो, या तो बॉल और दीवार ले लो. ठीक है, दीवार नहीं, कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं. देयर शुड बी अ कांटेक्ट. नहीं यार, न्यूटन का थर्ड लॉ तो कांटेक्ट में ही काम करता है. दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी, डिस्टेंस से उसको फर्क पड़ेगा कि दोनों बॉडीज के बीच में कितना डिफरेंस है. जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा ग्रेविटेशन. हाँ गुड, तो इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, एफ क्योंकि इट इज अ फोर्स ना. हाँ, बस इसमें अपॉन लग जाता है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग d से दिखा दे रहे हैं, d². कहीं r दिखाया तो r ले लीजिएगा, r बेसिकली रेडियस के लिए दिखाया है.
तो 1/d²। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। और अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट। तो तब आया ये वर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 और d²। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, यह है ग्रेविटेशन। अब लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी। अब देखिए दूसरी बॉडी जैसे ही अर्थ हो गई, ठीक है, तो फिर से ये फॉर्मूला तो लगेगा ही ना। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेन और ग्रेविटी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्पेन और अर्थ के बारे में, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी? ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू बड़ा G m1 m2 अपॉन d²। ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही होगा, अर्थ का रेडियस लेंगे हम लोग और एक मास पे हम लोग रख लेंगे क्या, अर्थ का मास, और एक पे इसका रख लेंगे हम लोग मास। तो F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू अर्थ का मास कितना, केजी या ग्राम, 10⁻24 केजी, और ये पेन का हम लोग मास ले रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, नहीं ज़रूरी है, ठीक है, हटा दे रहा। और नहीं बनेगा, वही तो मैं बता रहा, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। हाँ, ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कंपैरिजन बता सकता है, जैसे मान लीजिए दोनों बॉडीज का आपको मास दे दिया, दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस दे दिया, बस आपसे बोल दिया भैया फोर्स ढूंढ दो, तो ये फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा। सब कुछ तो वो खुद ही दे देगा, m भी दे देगा, ये भी दे देगा, इसकी वैल्यू खुद याद होनी चाहिए और डिस्टेंस दे देगा। सब कुछ सही सही जगह पुट कर दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगी। हाँ, पर आपको ये सब नहीं करना होगा, ये नहीं, बहुत इजी आने वाला है, ये सब नहीं, आप याद ही कर लीजिएगा, MCQs में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अर्थ और मार्स के बीच में ग्रेविटी बताया है, मून और अर्थ के बीच में बताया है। अब d² कितना है रेडियस अर्थ का? 10⁻6 और होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ कट के 9.8 आने वाला है। ठीक है, न्यूटन। और यहाँ पे दूसरी बॉडी अर्थ थी, तो यही फोर्स क्या है, ग्रेविटी, जी मिल गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समझ में आ रहा है? चलिए, एक, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन, जब, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सबसे बढ़िया इसको फॉर्मूला लिख दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ 1 kg। ठीक है, तो ये है, हाँ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड, बढ़े आगे। अब बात करते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी की। फ्री फॉल मतलब, फ्री फॉल मतलब, हाँ, तेजस को लेके हम लोग ने फेंक दिया किसी छत से। ठीक है, तो तेजस फ्री फॉल दिखाएंगे। तेजस पे क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन? क्यों? हाँ, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है कि हर बॉडी पे एक्सेलरेशन सेम ही लगती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगती है, और कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब जब किसी बॉडी पे किसी भी मास की बॉडी पे अगर सेम एक्सेलरेशन लग रही तो उसकी वेलोसिटी भी तो सेम ही तेजी से बढ़ेगी। मान लीजिए इस बॉटल पे और इस पेन पे मैंने एक सेम एक्सेलरेशन लगाई है, ठीक है, मैंने एक सेम एक्सेलरेशन लगाई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है, इतनी लगाई, तो दोनों सेम ही वेलोसिटी से तो बढ़े अपने आप को, ये देखिए दोनों साथ ही साथ तो चले थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन की वजह से ये रुकेगा या फिर ये रुकेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से दोनों की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए सेम चली, ठीक है। और अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दिए, एयर हटा दिए, वैक्यूम क्रिएट कर दिए, तो अगर एक्सेलरेशन सेम लगाएंगे तो जब तक ये चलने वाली हैं, जब तक इनके अंदर एनर्जी है, वैसे तो अगर वैक्यूम हम लोग क्रिएट कर दिए तब भी एक फोर्स तो इस पर लगेगी ही। कौन सी है वो? ग्रेविटी। क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करने से ग्रेविटी नहीं हट जाती है, कि हट जाती है? सोच के बताइए, क्या ग्रेविटी अरे क्या वैक्यूम क्रिएट करने से फ्रिक्शन हट जाती है? बढ़िया यार। कैसे फ्रिक्शन हट जाती है? अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से गिराऊं और अगर वैक्यूम में गिराऊं तो क्या डिफरेंस मिलेगा? यहाँ पर सर एयर भी है तो सर उसकी वजह से वैक्यूम से एयर नहीं रहेगी। तो अभी आपको पता है इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम। अगर मैं दोनों को साथ में यहाँ पे गिराता हूँ तो जल्दी कौन ग्राउंड को रीच करेगा? ये। मगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट था, तो सेम ही वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों की एंड में। नो, मास ज़्यादा होने से क्या? मैंने वही तो समझाया ना आपको कि कितने भी मास की बॉडी, अगर आप किसी एक टैंक पे भी, बड़ा सा टैंक है उस पे भी, और इतनी छोटी सी पेन पे एक एक्सेलरेशन लगाते हो, नहीं हाँ वैक्यूम में ही बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे तो उस पर फ्रिक्शन बहुत लगेगी। वैक्यूम में अगर उस पर सेम एक्सेलरेशन आपने लगाई है, ठीक है, मतलब कि दोनों को फ्री फॉल कराया है आपने, ठीक है, वैक्यूम में, तो टैंक और ये छोटी सी पेन दोनों साथ में गिरेंगे नीचे वैक्यूम में। तो ऐसा क्यों कि अभी ये दोनों साथ में नहीं गिर रहे? एयर की वजह से। और कोई आंसर? एयर की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है, लीनियर मोमेंटम। तो वैक्यूम में भी तो मास तो सेम ही होने वाला है। अगर हम लोग एक किलो की बॉडी ले और 1 ग्राम की बॉडी ले, तो वैक्यूम में भी तो मास दोनों का सेम ही रहेगा। तो किस चीज़ का डिफरेंस आएगा वैक्यूम में? नहीं, ग्रेविटी तो कांस्टेंट चलेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि दिस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसीलिए तो आपको वैक्यूम में दोनों चीजें साथ में गिरते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मेन चीज है जो युवराज सबसे बोल रहे हैं कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है, ऑपोजिंग फोर्स अभी एयर में बहुत सारी हैं और वैक्यूम में आपको मिलने नहीं वाली, इस वजह से दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सर इसको तो ऐसे नहीं सकते सर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9 यूनिट ऑफ, हाँ 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 हाँ, एक्सेलरेशन की बात हुई तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आने वाला है। और वैल्यू क्या है इसका? मैग्नीट्यूड क्या है? 9.8। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, वो तो सेम रहेगा। वही तो हम लोग पिछले क्लास में भी कि ग्रेविटेशन विल बी कांस्टेंट फॉर 2 गिवन बॉडीज। ये निकालना है 9.8 कैसे आया, देखते हैं। देखिए
ऐसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी का वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, है ना, वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे वेट ही अपना फोर्स है, तो वेट फोर्स, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r2, क्लियर, d2 r2। तो फोर्स अपना क्या है, वेट है, बॉडी का वेट है। तो हम फोर्स को पहली बात तो m इंटू जी भी लिख सकते हैं, है ना, जब वही बात है। और g यहाँ पे एक मास, इसी के लिए मैंने इसको ग्रीन किया है, एक बॉडी, ये मास, ये पेन का लिए, पेन कहाँ चली गई, पेन वहाँ चली गई, इसका मास, तो यहाँ पे जो मास है यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ना, तो उसको भी m लिख दिया, इंटू m2 कौन है, अर्थ, तो अर्थ का मास क्या है, चलिए अभी तो m2 ही लिख दे रहे, आगे चलते हैं। और r2 भी सेम रहने वाला है, अर्थ से इसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब ये m और ये m कैंसिल ऑफ कर दे रहे हैं, अगर नीचे भेज के करते हैं अभी इसी स्टेप में, तो अब सिर्फ g बचा, तो दिस इज आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब सिर्फ एक ही अर्थ का मास बचा है, 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kgs। देखिए अगर देखना है कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे आ रहा है, तो वैल्यूज लगा के करते हैं। और नीचे क्या है, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर, और ये है मीटर में है कि किलोमीटर में, मीटर में, गुड। देखिए अब पिछले में भी इसका मैग्नीट्यूड तो यही आने वाला है, क्योंकि इससे ही तो बन गया नीचे, और ये 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे क्या फ़र्क, तो मैग्नीट्यूड तो 9.8 ही मिलने वाला है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यहाँ पे कैसे बदल गया, वो करने के लिए आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे काम आएगा। हम लोग न्यूटन को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यूटन अगर कन्वर्ट करें तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, फिर ओके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मीटर और नीचे सेकेंड स्क्वायर कर देना, ठीक है, इंटू kg है यहाँ पे, और मीटर कहाँ गया, ये सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर kg मीटर, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुड। अब देखिए हमारा ये मीटर इसको काट दिया, और ये हो गया kg स्क्वायर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये kg हम लोग कैसे हटा सकते हैं, इस kg को हटाने का तरीका क्या है, बुक में तो दिया नहीं है, बुक में एक तो बताता नहीं है कि कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला है, खुद ही हम ही लोग को सोचना पड़ेगा। kg इंटू सब कुछ आ रहा है, बस ये kg ही इसमें आ रहा है स्क्वायर में, kg को लाना है हम लोग को,
देखिए यहाँ पे हम लोग खुद ही अपने आप को डाउट में फंसा लिए कि बुक में दिया तो हुआ है, बस इसके बाद बुक वाले लिख देंगे कि बेटा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 9.8 तो समझ में आ गया, गुड, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे निकाला? ये नहीं दिया है, ये सिर्फ इतना दिया है। ये तो हम ही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी कहाँ चला गया अपना? क्या ये माइनस की वजह से फ़र्क आ रहा है? आई थिंक सो, ये माइनस की वजह से ही फ़र्क आ रहा है। इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें माइनस की पावर है तो ये नीचे चले जाने वाला है, तो ये है यहाँ से कट के, और ये ऊपर आ जाने वाला है क्योंकि माइनस पे था, तो पूरा ही बदल के क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो केजी पर मीटर पर केजी मीटर सेकंड स्क्वायर आने वाला था, अब केजी और मीटर दोनों ही नीचे चलेगा और सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ गया है, और यहाँ पे तो केजी है ही, तो ये और ये कट जाएंगे और फिर निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सर मीटर से नीचे सर ऊपर है तो माइनस, ऊपर जाके माइनस और ये पॉजिटिव, ये भी दिक्कत है। ये लिखा हम लोग ने, सेकेंड स्क्वायर ऊपर है, अब मीटर ही नीचे है। अगर मैं लिखूं तो ये है, निकल के आना चाहिए m-1। अरे नहीं, ये तो पॉजिटिव है। चलिए इसका भी आंसर निकल आया, खुद ही से आंसर निकल आया। अब ये माइनस में है, अब अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो -1 में है, तो अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकेट किए तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अगर रेसिप्रोकेट कर दिए ऐसी चीज़, इसको हम लोग लिखें तो ये ऐसे लिख के आएगा। इसी चीज़ को LHS और RHS में बदल देते हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब जाके निकल के आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये करने से क्या होता है? भूलता नहीं है इंसान, वरना सिर्फ इतनी सी वैल्यू भुला बहुत जल्दी है। वैसे ये भूलेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि ये तो बहुत बार हम लोग को मिली हुई है, लेकिन अब निकालना भी हम लोग सीख गए, ठीक है। ये काम की नहीं है, एग्ज़ाम में पूछने नहीं वाला है, और ये तो कतई नहीं पूछेगा, ये तो आउट ऑफ। हाँ, ये कैसे जी की वैल्यू आई है ये भी बुक में दिया नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू दी है, हम लोग ने इसको सॉल्व किया कैसे आई है, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट के सब कुछ कैसे आ रहा है वो हम लोग अगले स्टेप पे निकाले हैं, पर ये सब कुछ पूछने नहीं वाला है। अब बस एक लास्ट टॉपिक अपना, जो कि है डिफरेंस मास और वेट में। क्या कोई डिफरेंस होता है मास और वेट में? अगर मैं बोलूं कि मेरा मास है 1 kg और मैं बोलूं मेरा वेट है 1 kg, क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो ये क्या है? वेट। ये क्या है? वेट। हाँ, वेट। अब ध्यान से समझिए, वेट वो ग्रेविटी है जो इस मास पे एक्ट कर रही है। क्या बोला मैंने? वेट वो ग्रेविटी है, मतलब वो फोर्स है जो कि मल्टीप्लाई करने पे आई है, जो मास पे ग्रेविटी एक्ट करती है।
तो वेट इज, हाँ, मास इनटू ग्रेविटी। इसीलिए तो W इज इक्वल टू mg करते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसे? स्केलर तो उसका समझ में आया कि वो तो मैटर है, वेट, ये किलो तो हम लोग स्केलर ही बोलते हैं, कोई 1 किलो हम लोग बोले तो वो तो स्केलर ही है डायरेक्शन से, पर ये वेक्टर कैसे हुआ? मास से ग्रेविटी से इन्वॉल्व से ग्रेविटी से मास से नीचे खींच। हाँ, बस क्लोज पहुंचे थे, पर लास्ट में ग्रेविटी के बाद आपने गलत बोल दिया। ग्रेविटी क्या है यहाँ पे? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? हाँ, बढ़ना। स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी किसी स्केलर पे लग रही है तो अल्टीमेटली तो वो वेक्टर ही बनाने वाली है। तो बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वी गेट टोटली वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में खड़े होकर वेट लेते हो। अगर ये स्केलर होती तो आप ऐसे खड़े होकर वेट ले लेते, है ना? क्यों हम लोग ऐसे एकदम स्ट्रेट का कि पूरा वेट हमारा नीचे लगे, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्या ऐसे करने पे वेट अलग आएगा? आएगा। अगर आप ऐसे करके खड़े हो, ऐसे करके खड़े हो तो वेट कम, आपका वेट ज़्यादा आएगा फिर कम आएगा। अगर आप सिर्फ एक टांग पे लो वेट ऐसे तो देखिएगा ज़्यादा आएगा। नहीं, आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है उस पर, क्योंकि आप इस पर ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहे हो ना। पर उससे तो प्रेशर का प्रेशर होता है, आप नई फोर्स को लेते हैं ना, आप ग्रेविटी, आप खुद उस पर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस आया। गुड। दिस इज अ फोर्स, क्योंकि देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, मास और ग्रेविटी तो एक एक्सेलरेशन है, तो m इंटू ए क्या होता है? फोर्स। तो दिस इज अ फोर्स, अ फोर्स। तो ये किस में मेजर किया जाएगा? न्यूटन में। तो इसीलिए अगर ये चीज लिखी है, जैसे मान लिया कि किसी बॉडी का मास है 1 kg, तो इसका वेट हो जाएगा 1 kg F। What will be this F? This F will be the gravitational force, ये acceleration due to gravity acting on this body। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे न्यूटन में? 1 kg इंटू 9.8 न्यूटन कर दोगे आप, तो आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा अपना 9.8 न्यूटन। तो 1 kg इज इक्वल टू 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। ये याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपकी ये यहाँ पे वो आएगा, ए आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स होता है ना, आपने पहले पूछा था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स ऐसे आ गया ये। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको नहीं दिया है तो आप 9.8 की जगह 10 भी मान सकते हो, तो आपका सिंपल आ जाएगा 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, 3 kgf इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या किए, यहाँ पे 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। हाँ, ठीक है, तो आप उसमें 10 मानोगे, 1 नहीं 10, तो आप 30 बोल सकते हो या फिर 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9.8 में 30 से कम आएगा। ठीक है, चलिए, हाँ सही बोला। अब बस इस चैप्टर में और कुछ है नहीं।
बस दिस चैप्टर इज ओवर। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए न्यूमेरिकल। बस एक न्यूमेरिकल करेंगे या फिर दो कर सकते, दो न्यूमेरिकल और आप लोग जा सकते हैं। पहला लिखिए, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Force of attraction between two bodies of masses. Calculate the gravitational force of attraction between two body of masses 40 kg and 80 kg. Between two bodies of masses 40 kg and 80 kg, separated by a distance of 15 meters 15. Take gravitational constant capital G. Take G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton. हाँ, take G, capital G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton. दे ही दिया, मैंने बोला ना कि वो दे देगा एग्जाम में, सब कुछ तो दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ढूंढना है, एफ ढूंढना है आपको, फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूला क्या है? हाँ हाँ हाँ, बस ये पुट कर दीजिए। F इज इक्वल टू, हाँ, हाँ कुछ भी रख सकते हैं। बुक में हर जगह आर स्क्वायर लिखा है तो आप आर स्क्वायर ही लिखिएगा। क्या यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है? बहुत बढ़िया। सही किया दोनों ने। सबको सही सही ये कैसे सॉल्व हो सकता है? बस वो इंटू करना पड़ेगा क्या? सर इसके सर करेक्ट वैल्यू आएगी सर, जैसे 9.8 है। हाँ ऐसे है। देखिए अल्टीमेटली क्या बन के आया आपका? नहीं 6.7 उसने बोला, 6.7 ही लेंगे। 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। उसने जो बोला है वही ले लीजिए, वो राउंड ऑफ करके तो वही बनाया। ठीक है, अंकल को बोल दीजिए थोड़ी देर बाहर वेट कर ले। हाँ नहीं, ऑफिस बंद है ना, उनको बोल दीजिए बस वेट कर ले। राज के फादर, हाँ ऑफिस बंद है ना एक्चुअली, बोल दीजिए भाई वेटिंग एरिया में बैठ जाए। तो 6.7 उसने बोला है और m1 क्या है 40, m2 ये। इजी तरीका बता रहा हूँ, काटने मत लग जाइएगा देख के, कुछ भी कट रहा हो पहले दिमाग लगाइए। जीरोस को सबसे पहले आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये 4 इंटू 10 कर सकते हैं इसको 8 इंटू 10, तो वो करिए पहले। तो 6.7 को अलग लिख दीजिए, 6.7 एक अलग क्वांटिटी है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है तो उसको नीचे भेज सकते हैं, तो 10 टू द पावर 11। ठीक है, ऊपर 2 10 आ गए, इसके भी 10 इसके भी 10, 10 इंटू 10 और 4 इंटू 8, सिंपल। और 15 स्क्वायर, इसको अब स्क्वायर खोलिएगा मत,
अब 10 to the power 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये दोनों का हटा दीजिए आप। तो ये इसको काट के 9 कर देंगे। और फिर उसके बाद और क्या इजी हो सकता है? नहीं, सब कुछ इजी इसमें ट्रिक होती है कि किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी कटेगा। ये अगर 6.7 इंटू 4 करते हैं तो वो तो 24 नहीं 15 तो नहीं बनने वाला है अपना। और क्या कर सकते हैं? वो भी 24 ही देगा, उससे भी नहीं काम बनेगा। और 6.7 इंटू 2 करते हैं तो वो 6.7 इंटू 2 कितना देगा हम लोग को? 13.4। 6.7 इंटू 2 13.4 देगा। 15 से नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब हम लोग को करना ही पड़ेगा वो काम जिससे डर लगता है। काटना चालू। 6.7 इंटू 4 इंटू 8, 15 का स्क्वायर 225 और इसको ऊपर भेज दीजिए आप 10 टू द पावर -9। ठीक है, आप काटम पीटी चालू। इसका हटा दीजिए। सर 8 से 2 to 5 से कट जाएगा। कितने टाइम्स? 67 इंटू अगर हम लोग अभी सर वो सर फिर उठा दे सर 8 को सर 2 to 5 से कर दीजिए। कितने से कटेगा? सर 20। सही सही बताइएगा। नहीं कटेगा पागल है सर ये। नहीं क्या 67 इंटू 2.5 अगर करें नहीं आएगा। So 67 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या देगा उससे? हाँ वो तो दे देगा। डेसिमल में कुछ इजी इसमें अगर करें, आंसर तो निकल आना है। अब इतना तो नॉर्मल मैथ्स पर इसमें ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि क्या इजी कर सकते हैं इसमें। वो तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। देखिए इसको सबसे पहले और सिंपल लिखे तो 67 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 225 इंटू 10 टू द पावर -10 हो चुका है। ये भी चला गया, ये भी नीचे था ना, तो -10 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ये नहीं समझ में आया तो माइनस माइनस ठीक है। अब बस इसकी वैल्यू ढूंढनी है। इसकी वैल्यू करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर से कर ले रहे यार, टाइम बच जाएगा। अब आप लोग की शामत है भाई। 67 इंटू 4 इंटू 8 2144 ये दे देगा हम लोग को अपॉन 225 इंटू 10 टू द पावर -10। ये बस काट देना है हम लोग को, डिवाइडेड बाय 2 to 5 कितना आ रहा? बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया अपना 9.5 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। देखिए आंसर ढूंढ तो दिया आप लोग। क्या सर बोला आपने बोला सर आपने देखिए ढूंढ तो मैंने बोला आपने बोला मैं। हाँ आप ही लोग ने तो ढूंढा है, ये तो आप लोग ने कर ही लिया था। बस मैंने बताया कि सिंपल आप लोग ऐसे 10 को तो बिल्कुल मत छेड़िएगा क्योंकि वो तो इजी होता है कट, उसमें पावर लगा दीजिएगा। ये सब में ट्रिक ढूंढिएगा कि कहीं मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड
अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, और करिएगा होमवर्क घर पे जाके, इसको बंद मत कर लीजिएगा। कल टेस्ट रखा जाए कि नहीं रखा जाए? कल टेस्ट रखा जाए, कौन सा सर? जिसका भी आप लोग बोलिए। हाँ सर, मुझे कैलकुलेट कर ले दीजिए, उधर से मुझे लेना है। हाँ आपका टेस्ट होगा। कल सैटरडे है? हाँ कल नहीं, हाँ कल सैटरडे है यार। सैटरडे? हाँ भाई बहुत मैनिपुलेटिव आदमी है भाई, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। मुझे जो चीज़ पता है उस पर भी आप इस तरीके से पूछ। सर्कल है सच में? कौन सा साल चल रहा है? साल तो बताइए कौन सा चल रहा? सर 1923 चल रहा है। 1923 क्या बोल रहे हैं, कल आपका 2 टेस्ट है? नहीं सर, नहीं आपने बोला ना सर 2 टेस्ट भी होगा। कोई और है तो मैं ना लूँ फिर। अच्छा नहीं है, अरे हो लाने दीजिए। तो आप लोग का वही 6:30 to 7:30 टेस्ट होगा, केमिस्ट्री क्लास दे के आइएगा। बायो है ना सर? हाँ बायो का सर होगा ना? या फिर आप लोग 5:30 to 6:30 टेस्ट दे लीजिएगा, मैं उसमें। हाँ 5:30 to 7, हाँ ठीक है, मैं सर से बात कर लूँगा। कौन सा लेना है? बायो? हाँ सर बायो सर। बायो की फिजिक्स की केमिस्ट्री? चलिए ठीक है, बायो का टेस्ट होगा आपका 5:30 to 7। सर फर्टिलाइजेशन से पहले वाला ना? जहाँ जितना हम लोग पढ़े हुए हैं, फर्टिलाइजेशन अभी पूरा तो किए नहीं, 4 चैप्टर अब करना है आपको। मैंने सर कल रात सर सीट पूरा कर ली, आज सुबह सर बढ़िया ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हुए अपने? सेल, टिश्यू, अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स आपके में नहीं था? अच्छा टिश्यू में था वो। फ्लावर हुआ है और पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा हम लोग छुए हुए हैं ना, जितना लिए उतना तो मैं दूंगा। उतना तो मैं दूंगा कि वो कैसे। नहीं फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं किए हम लोग, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, हमको लगा टच किए हुए हैं। चलिए बस ये होमवर्क लिख के जाइए। 50 नहीं सर 70 कर देंगे। हाँ 100 का भाई बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। वो कसम दे दिए 100 मार्क्स के लिए। नहीं भाई अब कसम का तो मैं लेता हूँ, अब 100 मार्क्स का ही आप लोग देंगे। मैं हर क्वेश्चन पे 10-10 मार्क्स का बना दूंगा। 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स से लिखो भैया पूरी कहानी, दास्तान। कीवर्ड्स लिखिएगा। अब जब आप इतना लंबा लिख रहे हैं तो एक ब्लैक पेन भी लाइएगा, तो अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा। वही एग्जामिनर चेक करता है एक लंबे आंसर्स में। ऐसे जैसे आप लिखते हैं लैंग्वेज में, तो अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। कोई आपने फ्रेज अगर यूज़ किया अच्छा सा, कोई ईडियम यूज़ किया, कोई सिमिली यूज़ की, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ अरे गजनी है क्या यार? हमें खुद नहीं समझ आ क्या हो गया। कसम दिया क्या? हाँ तोड़ दीजिए आप अपनी कसम वापस ले सकते हैं, वापस ले लीजिए। तोड़ दीजिए सर, इसको संभालिए सही से। नहीं। सर संसार से बाबू मारे जान छूट जाए। सर छूट जाए सर, इसको मुंह मारने से क्या दुख देना ही। चलिए फिर तो आपका 5 to 7 ना हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा बनेगा ना, फिर तो 5 to 7 रख लेंगे हम। आपको अनाउंस कर मतलब अपडेट कर देंगे ग्रुप पे। लिख दे भाई, ये क्वेश्चन तो लिखिए। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। सर एक चीज सर, कसम तोड़ दीजिए सर, मुंह मारने से इसको त्याग चाहिए सर, त्याग। सर आते आगे सर एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब अंडर ग्रेविटी के साथ साथ, ग्रेविटी की वजह से, है ना। फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 seconds। क्या गजब का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 seconds। टेक g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा, ठीक है। चलिए, योर क्लास इज ओवर, बाय बाय।